जैसा कि मैंने अक्षांश और देशांतर पढ़ाया था, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ाया था, उसी में मैंने मेरिडियंस भी पढ़ाए थे, टाइम जोन मैंने पढ़ाया था। अगर आपको वह कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो अमेरिका के अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन दोनों के बीच में जबरदस्त दोस्ती है। आप बताइए कि अभी जो है रात के लगभग 12 बजे हैं और नरेंद्र मोदी जी सामान्यतः सोए हुए होंगे, तो उनके मित्र डोनाल्ड ट्रंप अभी क्या कर रहे होंगे? आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं राकेश कुमार, टीचिंग एक्सपर्ट राकेश सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको जानकारी है कि मैं प्रतिदिन एनसीईआरटी सीरीज कर रहा हूं, जिसका उद्देश्य है सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे हुए जो भारत की जनता है, उसके जो बाल बच्चे हैं, उन तक शिक्षा की अलग जगह और संकल्पना के आधार पर ज्ञान वृद्धि हो। इसका दूसरा उद्देश्य है कि जो भी बच्चे विद्यालय शिक्षा में स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जिस क्लास के हैं, उन्हें संकल्पनात्मक यानी कंसेप्चुअल जो है नॉलेज मिले और सब्जेक्ट में क्लियरिटी आए। तीसरा महत्वपूर्ण है, जो सिविल सर्विसेज के तैयारी करने वाले या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले, चाहे वो बीपीएससी हो, राजस्थान पीसीएस हो जिसको आरएस के नाम से जानते हैं, एमपी पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, सारे जो या सीजीएल हो, एस्टेट हो, सीटेट हो, उन सारे एग्जाम्स में बिना एनसीईआरटी पढ़े या बिना एनसीईआरटी के कंसेप्ट को जाने, उसे समझे, कोई भी एग्जाम क्लियर करना संभव ही नहीं है। तो मैं इसी मद्देनजर ऐसा प्रयास कर रहा हूं कि आप तक जो संकल्पनात्मक विकास यानी सब्जेक्ट का, विषय के कंसेप्ट की आपको समझ बने, ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूं। इसी के तहत आज एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 4, जिसका नाम है मानचित्र अंग्रेजी में मैप। अब इस मानचित्र वाले चैप्टर को समझने के लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले ग्लोब और मानचित्र के अंतर को समझें और उनके उपयोग को समझें। ग्लोब क्या है, मैंने पीछे के चैप्टर्स में बताया था कि ग्लोब पृथ्वी के पर होती है और उसी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके लिए ग्लोब जो है उपयुक्त साधन है। अब मैं ग्लोब और मानचित्र में की जरूरत क्या होती है, अब दोनों में अंतर क्या है, मैं उसकी बात करूंगा। सबसे पहले अगर मान लिया जाए पृथ्वी के भूभाग को दिखाना है, पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्र को दिखाना है, क्षेत्र का प्रदर्शन करना है, तो यहां जो प्रदर्शन करना है, और मान लिया जाए पृथ्वी के किसी एक क्षेत्र का, किसी एक क्षेत्र या स्थान का प्रदर्शन करना है, शो ऑफ करना है, दिखाना है। तो आपको पता होगा जब संपूर्ण पृथ्वी का प्रदर्शन करना है यानी उसे रिप्रेजेंट करना, उसी रूप में दिखाना है, तो संपूर्ण पृथ्वी को अगर आप देखें तो यह ग्लोब के शक्ल में होता है, और ग्लोब के शक्ल में होने की वजह से यहाँ पर ग्लोब भी ऐसे ही काम करता है, दोनों जगह पिन लगे होते हैं, और इस ग्लोब के रूप में अगर दिखाया जाए संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रों को दिखाना होगा, तो यह जो ग्लोब है, यह ग्लोब आसान तरीका होगा और इस ग्लोब के माध्यम से संपूर्ण पृथ्वी को दिखाया जा सकता है और दिखाना आसान भी होगा। यह आसान भी है, ग्लोब के मार्फत से संपूर्ण पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्र का प्रदर्शन जो है आसान है। लेकिन अगर किसी एक क्षेत्र का, मान लिया जाए भारत को दिखाना हो, या भारत में भी दिल्ली जैसे जगह को दिखाना हो, वैसी स्थिति में यह क्या है, कोई एक शहर है, एक देश हो, कोई एक भाग हो पृथ्वी का, अगर इसका प्रदर्शन करना है, दिखाना है, तो उसके लिए जरूरी है मानचित्र का। इसके लिए जरूरी है कि आपको मानचित्र पर या बेहतर तरीके से, मैप पर या बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता है। यानी यहाँ पर उपयोगिता जो है मानचित्र की है। जहां कहा गया है ना कि जहां काम सुई का हो, वहां तलवार काम नहीं कर सकता, ठीक वही पैटर्न है
कि पृथ्वी के किसी एक भाग, क्षेत्र या स्थान का प्रदर्शन करना, तो सबसे उपयुक्त तरीका है मानचित्र का। अब ग्लोब और मानचित्र में अंतर क्या है, हम इसको समझते हैं। मानचित्र क्या है? पृथ्वी के किसी एक भाग का, एक भाग, कोई एक क्षेत्र या एक स्थान पैमाने के अनुसार, पैमाना का मतलब स्केल के हिसाब से चपटे सतह पे, यानी कागज चपटा सतह है, जो प्रस्तुतिकरण है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यही मानचित्र कहलाता है, यही मैप कहलाता है। किसी एक भाग यानी छोटे क्षेत्र का ग्लोब में क्या होता है, संपूर्ण पृथ्वी का हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और मानचित्र में किसी एक भाग का हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, और वह भी कैसे, पैमाने के अनुसार, यानी एज पर स्केल काम करते हैं। एज पर स्केल है, हम स्केल के बारे में भी जानेंगे। किसी चपटे सतह पर जब उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, तो वैसी स्थिति को, वैसा जो प्रस्तुतिकरण है, प्रदर्शन है, इसी को हम लोग मानचित्र कहते हैं, मैप कहते हैं। तो मैप और ग्लोब में अंतर आपको समझ में आ गया। ग्लोब संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रों का अगर दिखाना हो तो हम जो है ग्लोब का प्रयोग करते हैं, लेकिन पृथ्वी के किसी एक भाग का, किसी एक स्थान का, किसी एक महाद्वीप का, किसी एक देश का, यानी एक हिस्से का जब हम प्रदर्शन करते हैं किसी चपटे सतह पे यानी कागज पे, उसको जब हम प्रस्तुत करते हैं तो उसमें खास ख्याल यह रखा जाता है कि पैमाने के अनुसार उसका प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। इसी को हम लोग मानचित्र कहते हैं। मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता दूं कि मान लीजिए ग्लोब है, ग्लोब के किसी एक क्षेत्र का जो है कागज पर, तो कागज यहाँ नीचे ऐसे लगा दिया जाता है, और इसमें प्रोजेक्शन के द्वारा, लाइट के प्रोजेक्शन के द्वारा जो चित्र इस पे अंकित होता है, यही मानचित्रीकरण है। इसी को हम लोग मैप रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब इसमें दो चीजों का ध्यान रखा गया, एक तो प्रोजेक्शन का, प्रक्षेप का, और दूसरा जो है पैमाने का ध्यान रखा गया। पैमाने यानी स्केल का ध्यान रखा जाता है, यानी स्केल का ध्यान रखा जाता है। तो इसी में हमने ग्लोब और मानचित्र की बात करी कि मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर। अब मैं एटलस और मानचित्र की स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। जब मानचित्रों का सीरीज होता है, मानचित्र का जब सीरीज होता है की श्रृंखला बनाई जाती है, यानी कई मानचित्र बनाए जाते हैं। श्रृंखला का मतलब है कि कई मानचित्र, कई स्थानों के मानचित्र, कई देशों के मानचित्र, कई महादेशों के मानचित्र, जब अलग अलग कागज पर बनाए जाते हैं और उस कागज को एक बुक के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। एटलस क्या है, मानचित्र की एक किताब है जिसमें विभिन्न स्थानों, विभिन्न देशों को अलग अलग, जब अलग अलग मानचित्र को एक साथ संग्रहित कर दिया जाता है, एक किताब के रूप में बना दिया जाता है, तो इसी को हम लोग एटलस करते हैं। अब यहाँ पर मानचित्र के प्रकारों के बारे में हम जानेंगे। मुझे आशा है कि आपको यह जो है चीजें समझ में आ गई होंगी। तो किसी भी एटलस के द्वारा जो है ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं किसी भी क्षेत्र का, स्थान के, क्योंकि
अगर हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब पे उतनी सारी सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं जितना कि एक एटलस में मिल पाता है। तो ग्लोब से ज्यादा उपयोगी जो है एटलस है, और किसी स्थान विशेष के लिए यह मानचित्र की ज्यादा उपयोगिता है। और कई स्थानों का या पूरे दुनिया की जानकारी अलग अलग खंडों में चित्रों के रूप में, मानचित्रों के रूप में जब संग्रहित किया जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। तो एटलस भूगोल में जानकारी के लिए सबसे उपयुक्त साधन है, जबकि पृथ्वी के रिप्रेजेंटेशन के लिए एक साथ अगर रिप्रेजेंटेशन करना है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त साधन जो है ग्लोब है। अब हम मानचित्रों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। उपयोगिता के आधार पर मानचित्र के प्रकार। टाइप्स ऑफ मानचित्र की हम बात करेंगे। मानचित्र का एक प्रकार है भौतिक मानचित्र, इसको फिजिकल या रिलीफ मैप कहते हैं। दूसरा है राजनीतिक मैप, राजनीतिक मानचित्र। पॉलिटिकल मैप और अन्य तरह के मानचित्रों में थीमेटिक मानचित्र है। थीमेटिक मानचित्र, थीमेटिक मैप। जब हम धरती के यानी पृथ्वी की जो स्थलाकृतियां हैं, पृथ्वी की जो प्राकृतिक स्थलाकृतियां हैं, जो लैंडफॉर्म्स है, नेचुरल लैंडफॉर्म्स है, इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल लैंडफॉर्म्स हैं। उसको जब हम मानचित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं, मानचित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो यही जो प्रदर्शन है, अब आपको यही प्रदर्शित करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। भौतिक मानचित्र इसे कहा जाता है। यहां पर स्थलाकृतियों से मतलब है नदी, पहाड़, पर्वत, पठार, महासागर, महाद्वीप, इस तरह के जो स्थलाकृतियां हैं, इस तरह की जो प्राकृतिक स्थलाकृतियां हैं, उसके बारे में, उसको जब हम मैप के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो ऐसे मानचित्र को हम लोग भौतिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। राजनीतिक मानचित्र कैसे हैं? जब किसी भी देश, महादेश, राज्य, नगर आदि की सीमाओं का निर्धारण करते हैं, बाउंड्रीज को के निर्धारण करने वाले जो मानचित्र हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग राजनीतिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग राजनीतिक मानचित्र से जानते हैं। यानी जब पॉलिटिकल, यानी देश एक पॉलिटिकल हिस्सा है, महादेश,
राज्य, नगर आदि की सीमाओं को निर्धारित करने वाले जो मानचित्र होते हैं, इसी को हम लोग राजनीतिक मानचित्र के नाम से थीमेटिक मानचित्र की तरफ आते हैं। नाम से स्पष्ट है, थीम को बेस्ड बना करके, जो थीम होता है उसको बेस बना करके जब मानचित्र खींचा जाता है, यानी किसी विशेष जानकारी या सूचना को संग्रहित करने वाला जो मानचित्र होता है, मानचित्र को हम लोग क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, थीमेटिक मैप के नाम से जानते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा विशेष जानकारी क्या है। मान लिया जाए किसी स्थान विशेष के वर्षा, रेनफॉल जिसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं, किसी स्थान विशेष या क्षेत्र विशेष के वन जो है, किसी स्थान विशेष की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, हम उसकी अगर जानकारी, उसके जानकारी से संबंधित मानचित्र अगर बनाए, किसी जिस विशेष थीम पे आधारित हो, मान लिया जाए किसी क्षेत्र विशेष के वर्षा को आधार बना करके जब हम मानचित्र बनाना चाहेंगे तो वह जो है प्रेसिपिटेशन थीमेटिक मैप के नाम से जाना जाएगा। जब वन को आधार बना के, यानी फॉरेस्ट को आधार बना करके जब हम मानचित्र बनाएंगे तो यह जो है फॉरेस्ट मैप के नाम से, थीमेटिक जो मैप बनेगा वो फॉरेस्ट मैप के नाम से या पॉपुलेशन मैप के नाम से जाना जाएगा। यानी जो थीम जिसकी प्रधानता होती है, उसी प्रधानता यानी जिसको हम लोग प्राइम थीम मानते हैं, उसी के आधार पर मैप जो है थीमेटिक मैप बनता है। अब मैप में जानकारी के बाद मैप को हम निर्धारित करते हैं। तो मैप में हमने कहा कि जब भी मानचित्र बनते हैं तो पैमाने के अनुसार बनते हैं। इसके अलावा उस मैप में जो है प्रतीक की जरूरत होती है, सिंबल्स की जरूरत होती है। और मानचित्र के तत्वों की हम बात करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ मेन एलिमेंट्स ऑफ मैप की बात कर लें तो 3 मेन एलिमेंट्स हैं मैप के। एक दूरी है, डिस्टेंस है, जिसको हम लोग पैमाना के रूप में, स्केल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा जो है दिशा है, डायरेक्शन, और तीसरा जो है प्रतीक है, जिसको सिंबल कहते हैं। इन्हीं 3 तत्वों पर जो है मैप आधारित होता है। जब हम किसी छोटे क्षेत्र को मैप पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कहाँ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मैप पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। छोटा क्षेत्र का मतलब हुआ कि मान लिया जाए कि हम एक क्षेत्र है, दिल्ली एक टाउन है, हम उसको मैप पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो मैप पर रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारा स्केल होगा, वह स्केल, क्षेत्र छोटा है, स्मॉल एरिया, तो जो स्केल होगा वो बिग स्केल होगा, लार्ज स्केल होगा, बड़ा पैमाना होगा। अब इसको स्पष्ट करते हैं। और मान लिया जाए हम बहुत बड़े क्षेत्र को, पूरे दुनिया के नक्शे को दिखाना चाहते हैं, या जब पूरी दुनिया के नक्शा को दिखाना चाहते हैं, वर्ल्ड मैप को दिखाना चाहते हैं, और वर्ल्ड मैप में जो है दूरियों को पैमाने के हिसाब से दिखाना चाहते हैं, तो वहां पर दूरी को जो पैमाना के हिसाब से दिखाएंगे, तो चूंकि एरिया बड़ा है, लार्ज एरिया को हम लोग मैप पे दिखा रहे हैं, और इस मैप पे दिखाने में एरिया जब लार्ज होगा तो स्केल क्या होगा, स्मॉल होगा। अब इसको आप ऐसे समझिए कि मान लिया जाए दो महाद्वीपों के बीच की दूरी, अमेरिका और अफ्रीका की बीच की दूरी जो है, मान लिया जाए 5000 किलोमीटर है, मान लेते हैं सर।
तो इसे मैप पे दिखाना है मीटर इज इक्वल टू 5000 किलोमीटर, और यह जो होगा स्केल हुआ 1 सेंटीमीटर के स्केल यानी 1000 किलोमीटर। यह जो स्केल होगा इसी स्केल को हम लोग स्मॉल स्केल के नाम से जानते हैं। आपने देखा कि क्षेत्र बहुत बड़ा था, लार्ज एरिया था, और उसको रिप्रेजेंट करना था, बहुत लंबी दूरी थी उस एरिया में और उसको रिप्रेजेंट करना था, तो उसमें जो स्केल लिया जाता है वह स्मॉल स्केल लिया जाता है। अब मान लीजिए दिल्ली है और दिल्ली के दो स्थानों के बीच की दूरी है मीटर में, तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हम अगर 500 मीटर लें, यह मैप पे है, यह जो है मैप पे रिप्रेजेंट कर, यही पैमाना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैमाना कहते हैं, इसी को हम लोग स्केल कहते हैं। यानी मैप पे अगर किसी को पैमाने की सही समझ है तो मैप पे 1 सेंटीमीटर, पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर है, तो मैप पर 1 सेंटीमीटर नाप करके बता सकता है कि दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है। दूसरा जो है, हमने कहा कि दिल्ली में जो पैमाना हमने लिया, यह एरिया छोटा था तो स्केल लार्ज लेना पड़ा, तो 5 सेंटीमीटर और 500 मीटर के अगर हम बराबर लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर हुआ। यह स्केल जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, यह लार्ज स्केल है, लार्ज स्केल पे बनाया गया मैप है। यानी मैप पे अगर 1 सेंटीमीटर है तो दिल्ली के दो स्थानों के बीच की दूरी 100 मीटर के बराबर है। ऐसा स्केल, इस स्केल को हम लोग लार्ज स्केल के रूप में जानते हैं। यहां पर हमने जो है दूरी को देखा, दूरी को कैसे जो स्केल के हिसाब से देखा जाता है, और अगर किसी को पैमाने की जानकारी हो तो हम मैप पर उस पैमाने के हिसाब से दूरी को माप करके जो वास्तविक दूरी है उसको बता सकता है। अब है अगला दिशा, डायरेक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, राइट साइड में ईस्ट, और आपके दाहिने साइड में ईस्ट, और आपके बाएं हाथ की तरफ वेस्ट होता है। तो इन दिशाओं के द्वारा जो है दिशा का ज्ञान किया जाता है। और इसके अलावा अगर इन दोनों के बीच की ऐसी स्थिति होती है तो यह इधर से नॉर्थ और इधर से ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। जैसे भारत में जो 7 सिस्टर्स हैं वह नॉर्थ ईस्ट में है, यानी नक्शे पर उत्तर और पूरब दिशा की ओर है। इसी तरह यह जो है दोनों के बीच में साउथ वेस्ट हो जाएगा, यह साउथ ईस्ट हो जाएगा, और यह नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो इसी जो है दिशा के आधार पर मानचित्र में जो है दिशाओं का बोध कराया जाता है। और अगली बारी है वह प्रतीक की है। किसी भी मैप को बनाने में जब मानचित्र का निर्माण किया जाता है, मानचित्र को बनाया जाता है, तो जो वास्तविक धरातल पर जो वास्तविक चीजें होती हैं, उनको मैप पर संकेत में उतारा जाता है। मैप पे कैसा उतारा जाता है? संकेत के रूप में उतारा जाता है। जैसे मैदान दिखाना है, पहाड़ दिखाना है, नदी दिखानी है, रेलवे लाइन दिखाना है, तो उसे संकेत के रूप में दिखाया जाता है और उसी को हम लोग जो है नक्शे में उपयोग करते हैं। यह संकेत अक्षर हो सकते हैं, लेटर हो सकते हैं, कलर हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, ग्राफिकल सिंबल्स हो सकते हैं, और इस तरह से उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। बहुत प्रमुख सवाल है जो खास करके सीटीटी में और कई बार यूपीएससी में पूछा जाता है कि किन रंगों का उपयोग किन स्थलाकृतियों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले मैं कुछ संकेतों को बता दूं, इसके बाद उसको मैं बताऊंगा। मान लिया जाए कि आपको जो है
रेलवे लाइन दिखानी है। रेलवे लाइन दो तरह का होता है, एक मीटर गेज होता है, ब्रॉड गेज होता है। तो अगर ब्रॉड गेज को दिखानी है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन, तो यह जो रिप्रेजेंटेशन होगा यह ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का होगा। और अगर मीटर गेज को दिखाना है तो सिर्फ जो है पक्की सड़क को दिखाना होता है, तो इस तरह से पक्की सड़क को, और अगर कच्ची सड़क को दिखाना है तो इस तरह से जो लाइन खींचे जाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पक्की सड़क को इस तरह से इसको काला कर दिया जाता है और कच्ची सड़क को डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। इसी तरह अगर पुलिस स्टेशन को दिखाना है मैप पर तो इस तरह से दिखाता है, पीएस लिख देता है पुलिस स्टेशन। अगर पोस्ट ऑफिस को दिखाना है मैप पर तो पीओ लिख देता है पोस्ट ऑफिस है। अगर कुआं को दिखाना है तो इस तरह से कुआं है। अगर किसी जलाशय को, यह कुआं है, वेल। अगर किसी तालाब को दिखाना है या नदी को दिखानी है तो यह नदी इस तरह का सिंबल है और इसको ब्लू कलर से, क्योंकि नदी का जल कैसा होता है, कलर क्या होगा, ब्लू होगा, और ब्लू कलर से इसको रंग देगा तो यह नदी का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अगर तालाब को दिखाना है, किसी तालाब को दिखाना है तो इस तरह का शेप होगा और इसमें ब्लू कलर भर देगा, मैप पे भरा जाएगा और इसी से जो है तालाब दिखाया जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से लेटर्स का प्रयोग करके, अक्षरों का प्रयोग करके, इसके बाद जो है संकेतों का प्रयोग करके, कलर्स का प्रयोग करके जो है मानचित्र को दिखाया जाता है। अब इसमें कुछ एक सवाल बनता है कि पठारों को, अगर हम प्रतीकों की बात करें, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की अगर हम बात करें तो मोटे लाइनों में डॉट के साथ, और राज्यों को दिखाना है तो सिंगल लाइन में, राज्यों की सीमाओं को दिखाना तो सिंगल लाइन डॉट तो होगा, पतले लाइन में डॉट के साथ। इसके अलावे अगर हम बात करें, आपको दिखा भी देते हैं कि किस तरह से पौधे को अगर दिखाना हो तो आप देखिए, पौधे को दिखाना हो तो ग्रीन कलर से इस तरह का बना देता है, ये पौधा हो गया। जबकि घास को दिखाना हो तो ग्रीन कलर से, हरे रंग से इस तरह चीजों को दिखा देता है। अगर गिरजाघर बनाना हो, मंदिर बनाना हो तो मंदिर को इस तरह से, गिरजाघर को इस तरह से, मस्जिद को इस तरह से संकेत के रूप में मैप पे दिखाया जाता है। इसके अलावे अगर हम नदी नालों की बात किए, सड़कों की बात किए, रेलवे स्टेशन की बात किए तो उसको अलग दिखाया जाता है। अब विभिन्न रंगों का जो उपयोग होता है, नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों को दिखाने के लिए होता है, नदी नाले जलाशय जो होते हैं जहां पानी भरा होता है उसको दिखाने के लिए होता है। भूरे रंग का प्रयोग जो है, ग्रे कलर्स का प्रयोग पर्वतों को, जो माउंटेन्स है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, रंग से जो प्लेन्स हैं उसको दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो एक बार मैं लिख भी देता हूं इसको। प्रतीकों का उपयोग, सवाल आपसे बनता है, पूछा जाता है तो आप इसको एक बार याद कर लेंगे। अगर पठार को दिखाना है, प्लेटू को, प से पठार और प से पीला कलर, येलो कलर। अगर मैदान को दिखाना है, प्लेन्स को, तो हरा रंग, ग्रे कलर्स। ये मैप में दिखाने की बात हो रही है। एक ग्रे कलर्स जो है कहां, जब मैप में जहां भी आप देखेंगे
ग्लोब में देखें, एटलस में जब आप मैप देखेंगे और किसी मैप में किसी स्थान विशेष पर अगर येलो कलर का प्रयोग किया हुआ होगा तो आप मान के चलिए कि वह जो ऊंचा वह जो रिलीफ होगा वह पठार का संकेत के साथ आपके साथ मैप में होगा। मैदान को अगर दिखाना हो तो ग्रीन कलर से दिखाता है, और अगर माउंटेन्स को दिखाना हो, पर्वत या पहाड़ को दिखाना हो, पहाड़ या पर्वत को दिखाना हो, माउंटेन्स को दिखाना हो मैप में, तो उसे जो है एक ग्रीन कलर हो गया मैदान के लिए, और ये जो है पहाड़ या पर्वत को दिखाना होता है तो भूरा रंग यानी ग्रे कलर से। और एक और जो है नीला रंग, मैंने पहले ही बताया था, जितना भी तरह के जलाशय हो जहां पानी जमा होता हो, चाहे वह समुद्र हो, महासागर हो, नदी हो, इन वाले क्षेत्रों को, यानी जहां भी जल की उपस्थिति हो, जहां भी जल को रिप्रेजेंट करना हो, तो ब्लू कलर से, नीले रंग से, नीला रंग ब्लू कलर से जो है मैप में इसको दिखाया जाता है। कलर कैसा होता है? ब्लू कलर होता है, और मैप में इसे दिखाया जाता है। तो इस तरह से मुझे आशा है कि आपको मानचित्र चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप इस संकल्पना के साथ जो है क्वेश्चन भी हल करने का प्रयास करेंगे।